हेलो गाइस, मैं राजेश संगेट। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था एंड उसको क्लासिफाई भी किया था नेचर के बेसिस पर एंड ओरिजिन के बेसिस पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इमिशन, डिसकंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों। लाइन स्पेक्ट्रम यानी इनकी लाइंस मिलती है एंड जो ईच लाइन है वो सेपरेटेड होती है, ब्लैक लाइन से सेपरेटेड होती है। इमिशन स्पेक्ट्रम जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि पहले हाइड्रोजन गैस को हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू पहले काफी ज्यादा उसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन जो उसके ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था उसको एक्साइटेड किया इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू, एंड जब इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है तो ऐसे में रिलीज्ड एनर्जी है वो इमिशन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें मिली। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करूंगा जो कि इमिशन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है एंड डिसकंटिन्यूअस है, एंड उसी की स्टडी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम discontinuous spectrum and emission spectrum। यहां पर हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। इमिशन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होते हैं एंड बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। आखिर हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रम कैसे मिलते हैं उसकी हम बात करते हैं। हमने देखा था बच्चों यहां पर जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट n यहाँ पर 1 है, इसमें प्रेजेंट था। इसके अलावा अदर स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। तो मैं कहूंगा ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के, जैसे इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क से पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी शेल में चला जाता है, और जब ये वापस से रिटर्न होता है तो ऐसे में कुछ एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी की वैल्यू होती है h न्यू, यानी h न्यू फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है। यही हमें इस इमिशन स्पेक्ट्रम मिल पाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो n1 से जंप करता है, n2 तक जंप करता है, तो कितनी एनर्जी का फोटोन यहाँ पर इमिट करेगा उसके बारे में देखते हैं। हम देखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। दोनों शेल की एनर्जी यहाँ पर अपर शेल एंड लोअर शेल की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी होगी फोटोन की एनर्जी। तो वैल्यू पुट करो, आप लोगों को सब पता है। यहाँ पर देखिए बच्चों E2 की अगर मैं बात करूंगा तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। किसी पर्टिकुलर शेल के लिए हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी हायर शेल हो सकता है। यहाँ पर n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। एंड जब वो लोअर शेल में आता है उसी स्पीसीज में यहाँ पर हाइड्रोजन लेना है, इसलिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि यहाँ पर अदर स्पीसीज भी अगर है तो ऐसे में एनर्जी चेंजेस क्या होगा। तो यहाँ पर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n1 स्क्वायर, ये होगा बच्चों। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर जेड स्क्वायर भी कॉमन है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी होगी या ये एनर्जी डिफरेंस होगा। यही एनर्जी डिफरेंस है वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा। डेल्टा E को हम h न्यू की टर्म में रख सकते हैं। h न्यू इक्वल क्या होगा, hc बाय लैम्डा। यहां पर रख सकते हैं वेवलेंथ अगर उसकी लैम्डा है तो। वैल्यू पुट करते हैं hc बाय लैम्डा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। hc by lambda is equal to
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाई 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यस, क्या रख सकते हैं बच्चों, hc बाई लैम्डा। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, चलिए ठीक है। हमने क्या किया, 1 अपॉन लैम्डा निकाला, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय hc मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, क्या कर सकते हो यार, जब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है एक कांस्टेंट के इक्वल मिलती है, जिसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर RH रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन यहाँ पर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें वैल्यू पुट करके हम इमीडिएट रेडिएशन की वेवलेंथ के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप की रेडिएशन हमें मिलेगी, उसकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो ऐसे में ये जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट हमें मिलेगी, मतलब कंटिन्यूअस लैम्डा की वैल्यू नहीं मिलेगी। किसी लाइन के लिए लैम्डा अलग होगा तो दूसरी लाइन के लिए लैम्डा अलग होगा, उसकी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। RH की वैल्यू क्या है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय HC। तो अगर मैं ये कहूं ये वैल्यू किसकी, एनर्जी की वैल्यू, तो और ऐसा भी कर सकता हूं RH मल्टीप्लाई बाय HC इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू होगी। लेकिन RH की रियल में वैल्यू क्या होती है उसको रखते हैं, जो कैलकुलेट किया हुआ RH इक्वल टू 1.06 या 1.09678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू हमें मिलती है बच्चों। यानी ये एक तरह से वेव नंबर की यूनिट के इक्वल होगा। RH की यूनिट वेव नंबर की यूनिट होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे बच्चों। इसको कैलकुलेशन के लिए हम रफली ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 109700 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, ये भी हम लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में ये काफी काम आएगा, ये RH की वैल्यू होती है। और 1 अपॉन अगर RH कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर वैल्यू पुट करो बच्चों, 1/109700 into 10 to the power 7। जब आप सोल्व करोगे बच्चों इस वैल्यू को तो आपको पता चलेगा ये आएगा 912 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हमें मिलती है। कितनी मिलती है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से जो बच्चों हम आराम से RH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/RH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो 1/RH है 912, ये कैलकुलेशन में काफी काम आएगी, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना 1/RH की जो वैल्यू है वो 912 एंगस्ट्रॉम होती है, इसको यूज में लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बार बार यूज में लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस किस टाइप की लाइन हमें मिलती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन किस टाइप की मिलती है देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ सबसे जो मिनिमम एनर्जी वाला शेल होता है जिसे हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, वो होता है बच्चों n=1। मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में मजा आए, एक एक चीज आपको यहाँ पर क्लियरफाई हो। ये n=1 हो गया। नेक्स्ट n=2, ये n=2 है। नेक्स्ट n=3। एनर्जी के बीच में गैप कम होता जाता है, यानी शेल की एनर्जी है उनके बीच में गैप है, डिफरेंस कम होता जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, सेकंड एंड थर्ड के बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ पर गैप थोड़ा कम करते जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा भी गैप कम नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा गैप कर दिया या ज्यादा कम गैप कर दिया तो वो आपको दिखेगा भी नहीं। तो n=5। नाउ नेक्स्ट
n इक्वल टू 6 एंड लास्ट एंड फाइनल एक लेते हैं हम n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7। और अगर देखें तो यहाँ पर n इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में। ये शेल है। आप लोगों ने देखा एनर्जी जो होती है इन शेल की, इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमने कैलकुलेट किया था माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी हो जाएगी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी माइनस 0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इसकी माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी, तो टू सेल के बीच में एनर्जी गैप है वो कम होता जाता है। मैं ऐसा कर सकता हूं, यहाँ पर लाइन कैसे बनती है, कैसे स्पेक्ट्रम बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि हायर शेल n इक्वल टू 1 शेल ये है और हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है तो कुछ एनर्जी का इमिशन करता है। कैसे इमिशन करता है? यहां से यहां पर अगर ये जंप करेगा तो इन दोनों की एनर्जी की डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का इमिशन करता है। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगी। यस, मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर n इक्वल टू 3 से 1 में आता है तो E3 माइनस E1 की एनर्जी की डिफरेंस के इक्वल यहाँ पर फोटोन की एनर्जी मिलेगी। इस तरह से यहाँ पर देखिए अपर सेल से ये जब लोअर सेल में आ रहा है तो ऐसे में क्या मिलता है? एक स्पेक्ट्रम मिलता है, हायर से लोअर में भी आ सकता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर ये वाली कौन सी लाइन है बच्चों? ये वाली फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन है, क्योंकि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ये आ रहा है। यस, आपने देखा यार n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है। थोड़ा मैं इसको डार्क बना देता हूं क्योंकि ये मार्कर है थोड़ा लाइट हो रहा है। यस, इस टाइप से आपको दिखाई दे। तो इस तरह से अगर मैं कहूं तो ये n इक्वल टू 1 जो है उसे हम कहते हैं बच्चों जनरली के शेयर करते हैं। क्या कहते हैं? के शेयर। के यहां पर जो n इक्वल टू 1 शेयर है उसको के शेयर कहते हैं। के ये सब रिप्रेजेंट किया जाता है। n इक्वल टू 2 है उसको l, ये m, ये n, o, p एंड q, इस तरह से ही चलता है। k l m n o p q, इस तरह से जाता है के शेप। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये फर्स्ट लाइन मिली, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी लाइन से? यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा, ये आपका के अल्फा लाइन हो जाएगी। ये वाली लाइन होगी के बीटा लाइन। अल्फा बीटा गामा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कहेंगे कि इंफिनिटी भी हम कर सकते हैं। लास्ट लाइन ये वाली है, लास्ट लाइन किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन, सीरीज लिमिट या लिमिटिंग लाइन, वो इंफिनिटी टू दैट शेल वाली होगी। इंफिनिटी से उस शेल जिसमें की सीरीज हमें मिल रही है उसके डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रखती है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको लास्ट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लास्ट लाइन, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 से 1 में आ रहा है, सॉरी 3 से 2 में आ रहा है, 4th से 2 में आ रहा, 5th से 2 में आ रहा, 6th से 2, 7th से 2 में आ रहा और अगेन इंफिनिटी से 2 में आ रहा। तो ऐसे में हमें यहाँ पर एल सीरीज मिलेगी, यानी इसे क्या कहेंगे बच्चों? एल अल्फा, क्या बोलेंगे इसको? एल अल्फा, इसे कहेंगे एल बीटा, ठीक है बच्चों, ये होगा। जनरली अगर n इक्वल टू 1 में आती है तो ये इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन जिसकी एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि n इक्वल टू 1 में आ रही है। तो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बामर ने, इसलिए इसे कहेंगे, सॉरी लाइमन ने डिस्कवर किया था इसको, इसलिए कहेंगे लाइमन सीरीज। अगर n इक्वल टू 2 में आता है तो यहाँ पर इसे कहेंगे बामर सीरीज, क्योंकि बामर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी ना। अगर n इक्वल टू 3 में आता है, इलेक्ट्रॉन हायर सेल से जंप करता हुआ n इक्वल टू 3 में आता है, तो ऐसे में इसको कहेंगे पास्चन सीरीज। क्या कहेंगे बच्चों? पास्चन सीरीज n इक्वल टू 3 में आता है। अगर n इक्वल टू 4 में आता है, क्या किसमें आता है बच्चों? n इक्वल टू 4 में, तो इसे कहेंगे ब्रैकेट सीरीज, इसको हम कर सकते हैं। अगर n इक्वल टू 5 में आता है, किसमें आता है बच्चों? n इक्वल टू 5 में आता है,
यहाँ पर इसको हायर सेल से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो 5 में आता तो फंड सीरीज और अगर n इक्वल टू 6 में आता है, हायर सेल से 6 में आता है, तो हम फ्री सीरीज, जिन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी उन्हीं के बेसिस पर इनका नेम दिया गया बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन जो हायर सेल में प्रेजेंट है, अगर n इक्वल टू 1 में आता है तो हमेशा लाइनर सीरीज मिलेगी, हमेशा n इक्वल टू 1 में हमेशा लाइनर सीरीज, n इक्वल टू 2 के अंदर हमेशा बामर सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी? बामर सीरीज। लेकिन किसमें? जब n इक्वल टू 2 में आएगा। और n इक्वल टू अगर 3 में आएगा तो पार्शियल सीरीज मिलेगी बच्चों। कौन सी? पार्शियल। ये हमें याद करना है। n इक्वल टू 4 में अगर आता है तो इसे ब्रैकेट सीरीज कहेंगे, n इक्वल टू 5 में आता है तो फंड सीरीज, और n इक्वल टू 6 में इलेक्ट्रॉन हायर सेल से 6 में आता है तो यहाँ पर इसे कहेंगे हम फ्री सीरीज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब हायर सेल से लोअर सेल में आता है तो जो एनर्जी होती है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। डेल्टा H उसकी एनर्जी, डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस 13 पॉइंट या प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है। इससे हम उस रेडिएशन की जो हायर सेल से लोअर सेल में आती है उस रेडिएशन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे दो टर्म लूंगा, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन। तो चलो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं। चले यहाँ पर हमने देखा पहला तो फर्स्ट लाइन क्या होती है यार, फर्स्ट लाइन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लाइन आपने देखा अगर n2 इक्वल टू n प्लस 1 से इलेक्ट्रॉन n1 इक्वल टू n में आ जाता है, मतलब जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे ऊपर वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ऐसे में हम कहेंगे फर्स्ट लाइन कहेंगे बच्चों। हमेशा इसका ध्यान रखना। जैसे लाइमन सीरीज के लिए मैं बात करूंगा, लाइमन सीरीज के लिए अगर देखता हूं तो क्या होगा, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो सीरीज की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट या लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू n इक्वल टू 1 हो जाएगा और n2 की वैल्यू 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बामर सीरीज की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगा और n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। वो इस तरह से हम रख सकते हैं। तो ये आपका जस्ट जो सीरीज हमें मिल रही है लाइमन बामर सीरीज, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 में मिल रही, तो 2 सीरीज या 2 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा तो इलेक्ट्रॉन 3 से अगर 2 में जंप करेगा तो उसे फर्स्ट लाइन कहेंगे। अगर मान लीजिए कि फिफ्थ शेल वाली सीरीज मिल रही है जिसे हम फंड सीरीज करते हैं, तो क्या होगा, 6 से अगर मान लीजिए कि फिफ्थ में आ रहा तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, फर्स्ट लाइन कहेंगे। हमेशा फर्स्ट लाइन के लिए क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है बच्चों। क्या होती है, लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, एनर्जी गैप मिनिमम होता है। और अगर मैं ऐसा कहूं एनर्जी की वैल्यू की बात करूं तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, एनर्जी ई की वैल्यू होगी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसे हम फर्स्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट लाइन कहेंगे हमेशा। नाउ नेक्स्ट लास्ट लाइन सीरीज लिमिट। ये इंडियन नेम है, बड़ा मजा आता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन इसी के बेसिस पर आता है, इन्हीं की टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर आता है। लास्ट लाइन सीरीज लिमिट और क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर मार्जिनल लाइन और लिमिटिंग लाइन भी कर सकता हूं इसको, लिमिटिंग लाइन। किसी भी सीरीज के लिए अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है, लास्ट लाइन, वो हमेशा इंफिनिटी से उस शेल में एंटर करेगी जिसकी सीरीज हमें मिल रही है। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पर n2 की वैल्यू इंफिनिटी, तो n1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, n होगी। जैसे लाइमन सीरीज के लिए अगर बात करो, लाइमन सीरीज,
तो इसके लिए क्या होगा, आप देख सकते हो n1 की वैल्यू 1 होगी तो n2 की वैल्यू इंफिनिटी, हमेशा लास्ट लाइन। तो ऐसे में इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में आता है तो एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, काफी 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 ज्यादा होती है, और एनर्जी की गैप की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों यहां पर लैम्डा की वैल्यू मिनिमम मिलेगी क्योंकि एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर ऐसे में इसके लिए लैम्डा मिनिमम होगा, एनर्जी की वैल्यू यानी डेल्टा ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। लेकिन आपको हमेशा इन नेम का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से नेम, मार्जिनल लाइन वाला, लास्ट लाइन वाला या सीरीज लिमिट लाइन वाला जो नेम है वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसी के बेसिस पर आते हैं। चलो दोस्तों, नाउ हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। आज के लेक्चर में केवल हम लाइनर सीरीज ही पढ़ेंगे और उसके बाद में बामर सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो लाइनर सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। लाइनर सीरीज क्या होती है बच्चों? पहला तो ये डिस्कवर्ड इन 1898 by Lyman बच्चों, इलेक्ट्रॉन हायर शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, यानी एनर्जी जो बच्चों हमें मैक्सिमम मिलती है इसमें। तो इसीलिए हम कहेंगे यहां पर दिस इज प्रेजेंट in ultraviolet region of spectrum. अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट पार्ट के अंदर ये सीरीज हमें मिलती है। एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम। क्या हम उसे देख सकते हैं कि इन लाइन को? बिल्कुल नहीं देख सकते क्योंकि विजिबल पार्ट हमें दिखाई देता है, हमें यूवी लाइट वाला पार्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देता, विजिबल वाला पार्ट दिखाई देता है। तो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं बच्चों, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है यहां पर जो ट्रांजिशन की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन किस स्टेज से यहां पर जंप करता है उसके बारे में बात करेंगे। n1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? हमेशा 1 होगी, और n2 की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलता रहेगा। तो एनर्जी की बात करता हूं, यहां पर n1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा, कहां से? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अगर 2 से आता तो फर्स्ट लाइन की बात करेंगे, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं wavelength of first line is equal to क्या होगा बच्चों? आप देख सकते हो 1 lambda is equal to RH 1 by 1 यानी n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू क्या रखोगे? इंफिनिटी, सॉरी n2 की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे, और n1 की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों? n1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो 1 upon lambda is equal to RH, यहां पर रखोगे 1 upon 1 minus 1 upon 2 स्क्वायर। जैसे सोल्व करते हो RH मल्टीप्लाई बाय 1 by 1 minus 1 upon 4। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा 3/4 आ जाएगा यहां पर, यानी 3/4 ऑफ RH। तो क्या इसको सोल्व करें? यस, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू निकालते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 1 upon RH की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, और मैंने ये भी कहा था कि वो काफी यूज में आएगी। तो हम बच्चों इस वैल्यू को हम यूज में लेंगे। लैम्डा 1 क्या होगा बच्चों? लैम्डा यहां पर 1 लिखने की जगह 2 से 1 ट्रांजिशन का तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शो कर रहा है 2 से 1 ट्रांजिशन, और ये भी शो कर रहा है कि लाइनर सीरीज है। तो लैम्डा 2 से 1 1 upon lambda 2 से 1 ट्रांजिशन इज इक्वल टू क्या होगा? RH मल्टीप्लाई बाय 3/4, और लैम्डा 2 to 1 ट्रांजिशन इज इक्वल टू 1 upon RH मल्टीप्लाई बाय
4/3 रखे बच्चों। इसकी वैल्यू आपकी होती है 912 एंगस्ट्रॉम। जैसे हम सोल्व करेंगे 4/3 तो 1216 एंगस्ट्रॉम। ओके, लास्ट लाइन की बात करते हैं। लास्ट लाइन क्या होता है बच्चों? लास्ट लाइन यहां पर लिखूंगा मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन और लास्ट लाइन। कौन सी बच्चों? मार्जिनल लाइन और लास्ट लाइन। यहां पर देखिए आप ट्रांजिशन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यू नो दैट n1 इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर आपका होगा बच्चों 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी से 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा। ओके, क्या किया जाए? यहां पर आप हमेशा देखो वैल्यू पुट करो, क्योंकि मुझे तो वेवलेंथ चाहिए। यहां पर 1 लैम्डा इंफिनिटी टू 1 इज इक्वल टू RH। हाइड्रोजन के लिए 1 रख दिया मैंने, 1 जेड की वैल्यू 1 रखी। यहां पर इससे ऊपर वाले फॉर्मूला में भी मैंने वही रखी थी जेड की वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है हमेशा। RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी स्क्वायर। आप जब इसको सोल्व करोगे तो RH आ जाएगा। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 लैम्डा इंफिनिटी टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/RH। दिस इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको पता चला कि यार ये सीरीज है, इसकी वेवलेंथ है, वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि 912 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम जो जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम तक जाएगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर हमेशा लैम्डा की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम से तो ज्यादा होगी और इक्वल होगी लैम्डा, और लेस देन एंड इक्वल टू 1216 एंगस्ट्रॉम। ये आप इसकी लिमिट होगी बच्चों लैम्डा की। क्या ये वेवलेंथ हमें दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। अल्ट्रावायलेट पार्ट में आता है बच्चों ये, और अल्ट्रावायलेट पार्ट वाले जो रेडिएशन है वो हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये विजिबल पार्ट में नहीं आता। तो इस तरह से हमने इसकी जो है एनर्जी कैलकुलेट की। नाउ मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट, या पहले मार्जिनल लाइन ले लेते हैं। मार्जिनल लाइन क्या होगी बच्चों? एनर्जी इंफिनिटी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू मैंने रख दी, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी स्क्वायर। मार्जिनल लाइन में ये वैल्यू होगी, आप कह सकते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। कितना हो गया बच्चों? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पे डेल्टा ई होगी, वो क्या होगा? इंफिनिटी से 1 वाला जो होगी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। और अगर मैं फर्स्ट लाइन की एनर्जी की बात करूं, फर्स्ट लाइन की एनर्जी, तो फर्स्ट लाइन की एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगी बच्चों? आपने देखा यहां पर डेल्टा ई कौन सा होगा? ट्रांजिशन। यस, 2 से 1 वाला होगा। रखो यार 2 से 1 वाला, क्योंकि वहां पर कौन सा था? इंफिनिटी से 1 वाला था। और फर्स्ट लाइन में 2 से 1 होगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेल की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 रखी हमने, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर अंडरस्टूड है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। जैसे ही हम सोल्व करते हैं क्या वैल्यू होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 1/1 माइनस 1/4 रखिए यार 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 3/4 डेल्टा ई 221 इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमें फर्स्ट लाइन की जो एनर्जी मिलेगी लाइनमेंट सीरीज में वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और लास्ट लाइन की होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी की रेंज क्या होगी? यहाँ पर रेंज या एनर्जी रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम क्या होगी, जल्दी से बताओ फटाफट। यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी और इक्वल होगी, एक ही वैल्यू, और लेस देन और इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इस तरह से लाइमन सीरीज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमने, या जो भी कंसेप्ट थे वो हमने समझे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बामर सीरीज। थैंक यू।